आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बाकायदा कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित एआई पोर्टफोलियो बनाया है। कैबिनेट स्तर पर? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने तो आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम भी केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन एक मिनट के लिए नाम को किनारे रखते हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि कैबिनेट स्तर पर एआई विभाग होने का जमीनी मतलब क्या होता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक नया सरकारी दफ्तर खोलने जैसा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक नया दफ्तर खोलने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, पारंपरिक रूप से सरकारें तकनीक को बस एक टूल या उपकरण की तरह देखती हैं। जैसे आईटी विभाग होता है? बिल्कुल, जिसका काम सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को चालू रखना या वेबसाइट संभालना होता है। लेकिन कैबिनेट स्तर पर एआई पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है कि अब तकनीक नीति निर्माण की मुख्य मेज पर बैठी है। यानी वो फैसले ले रही है। हाँ, वो ये तय कर रही है कि नीतियां बनेंगी कैसे। उदाहरण के लिए केरलम का आईटी विजन 2031 देखिए। ओके। इसका लक्ष्य 1 मिलियन नागरिकों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करना है। 1 मिलियन, 10 लाख लोग? हाँ, 10 लाख। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एआई को सिर्फ इंजीनियरों या कोडर्स तक सीमित नहीं रख रहे हैं। तो वो इसे आम लोगों तक ले जा रहे हैं? बिल्कुल, वो इसे समाज की बुनियादी समझ का हिस्सा बना रहे हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में एक बात ये भी है कि उन्होंने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रोएक्टिव कदम है ना? और मशीन लर्निंग का उपयोग वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में किया जा रहा है। लेकिन पता है, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो कुछ और है। क्या? उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का पहला अलग बजट पेश किया है। अब मैं यहाँ एक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज के बीच? मतलब एआई, मशीन लर्निंग और वरिष्ठ नागरिकों का बजट, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, लेकिन सच बताऊं तो ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो कैसे? देखिए, जब कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर तकनीक को अपनाता है तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है कि जो लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है वो पीछे छूट जाएंगे। सही बात है। और वरिष्ठ नागरिक तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। बिल्कुल। अब एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके प्रशासन ये अनुमान लगा सकता है कि किस क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन या किसी और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। अच्छा, मतलब डेटा से पहले ही पता चल जाएगा? हाँ, इससे हम प्रिडिक्टिव वेलफेयर कह सकते हैं, यानी समस्या के सामने आने से पहले ही डेटा की मदद से उसका समाधान तैयार रखना। अरे वाह। और एक अलग बजट ये सुनिश्चित करता है कि इस पूरी तकनीकी छलांग में समाज का ये एक बड़ा वर्ग कहीं पीछे ना रह जाए। ये तो सच में बहुत ही गहरी सोच है। इससे जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प अपडेट हरियाणा से है। वहां श्रमित्रा ऐप लॉन्च किया गया है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज कहा जा रहा है। ओके। कहा जा रहा है कि ये जो पारंपरिक लेबर चौक होते हैं उन्हें खत्म कर देगा। पहली नजर में मुझे ये किसी कॉर्पोरेट जॉब पोर्टल जैसा ही लगा, जैसे लिंक्डइन या Naukri.com। हाँ, नाम से तो वैसा ही लगता है। तो इसमें इतना नया क्या है? दिहाड़ी मजदूरों के लिए कैसे अलग है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि एक पारंपरिक लेबर चौक आखिर काम कैसे करता है। हाँ, सुबह सुबह मजदूर इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, सुबह मजदूर एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर ठेकेदार या बिचौलिया आते हैं। वहां मजदूरी तय करने की कोई पारदर्शी व्यवस्था तो होती नहीं है। नहीं, वो तो मोलभाव होता है। हाँ, और बिचौलिया अपना एक मोटा कमीशन रखते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मजदूर को अक्सर उसके काम या कौशल के हिसाब से बहुत कम पैसा मिलता है। शोषण होता है। राइट। अब ये श्रमित्रा ऐप क्या करता है, ये इस पूरी व्यवस्था से बिचौलिए को ही हटा देता है। मतलब ये सीधे मजदूर को उस व्यक्ति से जोड़ता है जिससे काम करवाना है। बिल्कुल सीधे जोड़ता है, चाहे वो एक कुशल प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कोई अकुशल दिहाड़ी मजदूर। अच्छा। जब ये संपर्क सीधा होता है ना, तो शोषण की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। तो क्या है? ये उस शक्ति संतुलन को बदल रहा है जो दशकों से ठेकेदारों के पक्ष में झुकावा था। अब जब मजदूर के पास अपने फोन पर ये जानकारी होती है कि आज कहाँ काम है, किस काम के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वो खुद फैसला ले सकता है। हाँ, उसके पास मोलभाव करने की ताकत आ जाती है। ये तकनीक का वो रूप है जो असल में जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे डेटा और तकनीक लोगों के रोजगार और प्रशासन को आसान बना रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी यानी SEBI अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया गया है। ओके, वेदर डेरिवेटिव्स। हाँ, इसे NCDEX ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर विकसित किया है। ये तो वित्तीय दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, प्लीज समझाइए। देखिए, पारंपरिक बीमा व्यवस्था में ना नुकसान का आकलन सबसे बड़ी बाधा होती है। वो सर्वेयर आते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है
तो बीमा कंपनियों को हजारों दावों की जांच एक साथ करनी पड़ती है। इसमें बहुत समय और पैसा दोनों खर्च होता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि रेन मुंबई में ये आकलन होता ही नहीं है, मतलब लिटरली शून्य कागजी कार्रवाई। वाओ। ये बिल्कुल हमारे पारंपरिक कार इंश्योरेंस के उलट है, जहां आपको साबित करना पड़ता है कि भाई गाड़ी पर खरोच कैसे आई। तो इसमें पे आउट कैसे तय होता है? यहाँ भुगतान इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि आपका नुकसान कितना हुआ है। तो फिर किस पर करता है? भुगतान पूरे तरह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के सांता क्रूज और कोलाबा स्टेशनों से आने वाले वास्तविक डेटा पर आधारित है। अच्छा, सिर्फ डेटा पर? हाँ, जैसे ही वर्षा या तापमान एक तय सीमा को पार करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सक्रिय हो जाता है और पैसे खाते में आ जाते हैं। ये तो बहुत ही फास्ट है। फास्ट तो है, लेकिन मेरे मन में ना एक बहुत बड़ा सवाल है इसे लेकर। क्या सवाल है? देखिए, मान लीजिए सांता क्रूज के मौसम स्टेशन पर भारी बारिश दर्ज की गई और सिस्टम ने बीमे का पैसा जारी कर दिया। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक ठेले वाले या छोटे व्यापारी के इलाके में बारिश हुई ना हो। ये हो सकता है। या इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मौसम स्टेशन सूखा रहे लेकिन व्यापारी का सामान बारिश में बह जाए। तो अगर सिर्फ एक स्टेशन के डेटा पर सब कुछ तय हो रहा है, तो क्या यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। वित्तीय भाषा में इसे बेसिस रिस्क कहते हैं। बेसिस रिस्क? हाँ, बेसिस रिस्क यानी वो जोखिम जब इंडेक्स का डेटा जमीनी वास्तविकता से थोड़ा अलग हो जाए, जो कि मौसम के मामले में बहुत आम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये कोई पारंपरिक बीमा नहीं है, ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप सटीकता यानी एक्यूरेसी के बदले गति यानी स्पीड का चुनाव कर रहे हैं। गति का चुनाव, इसका क्या मतलब हुआ, जरा आसान भाषा में बताएं। देखिए, जब किसी छोटे व्यापारी या किसान का सब कुछ डूब जाता है ना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? पैसा। हाँ, कैश फ्लो या नकदी। उसे अगले ही दिन अपना काम फिर से शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सही बात है। अगर वो एकदम सटीक आकलन के लिए महीनों इंतजार करेगा तो शायद तब तक उसका व्यापार ही खत्म हो जाए। रेन मुंबई उसे सटीकता की 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन वो स्पीड की गारंटी देता है। बिल्कुल, ये इस बात की गारंटी देता है कि अगर मौसम खराब हुआ तो कुछ ही घंटों में उसके हाथ में नकदी होगी। ये एक ट्रेड ऑफ है, और व्यापार में ये तुरंत मिलने वाली नकदी ना लिटरली जीवन रक्षक साबित होती है। अब ये बात मुझे पूरी तरह से समझ में आई, यानी ये परफेक्शन से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर आधारित है। एकदम सही। खैर, मौसम और जलवायु की इस चर्चा से जुड़ी एक और बहुत अहम रिपोर्ट है मेरे पास। बताइए। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2024 की थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। लोकल एक्शन। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का जो लक्ष्य है वो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। राइट। और जब हम स्थानीय प्रभाव की बात करते हैं ना, तो ये सीधे हमारी कृषि पहचान से जुड़ता है। डेटा अब ये पहचानने में मदद कर रहा है कि कौन सा क्षेत्र किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम अक्सर कृषि को एक बहुत ही सामान्य चीज मानते हैं। हाँ, कि कहीं भी कुछ भी उगा लो। राइट। लेकिन अब इसे क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सूक्ष्मता से समझा जा रहा है डेटा की मदद से। उदाहरण के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर को ही ले लीजिए। हाँ, लीची के लिए मशहूर है। बिल्कुल, इसे दुनिया की लीची राजधानी कहा जाता है। वहाँ की जो शाही लीची है उसे GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि वो लीची वहीं इतनी अच्छी होती है। इसके पीछे गंडा के मैदानी इलाकों की विशिष्ट जलोढ़ मिट्टी और वहाँ का वो खास जलवायु डेटा है जो उसे खास बनाता है। बिल्कुल। इसी तरह मिजोरम को जिंजर कैपिटल यानी अदरक की राजधानी के रूप में पहचाना जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेटा और जलवायु की ये समझ इन क्षेत्रों के लिए एक आर्थिक दीवार या इकोनॉमिक मोड़ तैयार कर रही है? 100% कह सकते हैं। देखिए, जब आपके पास अपनी मिट्टी, बारिश के पैटर्न और जलवायु का बिल्कुल सटीक डेटा होता है ना, तो आप अपनी खेती को बहुत ही केंद्रित कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। हाँ, ये जो GI टैग है, ये कोई सिर्फ नाम की चीज नहीं होती है। ये क्या करता है? ये वैश्विक बाजार में एक ब्रांड की तरह काम करता है। ये उस क्षेत्र की उपज को दुनिया की बाकी उपज से अलग करता है, और सबसे बड़ी बात, किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद करता है। ये तो एक बहुत ही तार्किक क्रम बन रहा है हमारी आज की चर्चा का। कैसे? मतलब हमने देखा कि कैसे डेटा से प्रशासन चल रहा है केरला में, कैसे डेटा से मौसम के वित्तीय जोखिम कम हो रहे हैं मुंबई में, और कैसे कृषि की एक नई पहचान बन रही है। बिल्कुल, सब कुछ कनेक्टेड है। लेकिन इस स्टैक में जो अगला हिस्सा है ना, वो इसे एक बिल्कुल ही नए स्तर पे ले जाता है। अच्छा, अब क्या है? यहाँ बात वित्तीय या प्राकृतिक जोखिम की नहीं हो रही है, बल्कि मानव शरीर के जैविक जोखिमों की है। ह्यूमन बायोलॉजी। हाँ, मैं उम्मीद यानी UMMID पहल के बारे में पढ़ रहा था,
और सच बताऊं तो ये मुझे भविष्य की किसी मेडिकल थ्रिलर फिल्म का हिस्सा लगा। उम्मीद जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने शुरू किया है, हाँ वही। ये भारतीय स्वास्थ्य सेवा में सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये सिर्फ कोई आम स्वास्थ्य योजना नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका उद्देश्य अस्पतालों में सिर्फ बिस्तर बढ़ाना नहीं है। इसका जो मेन फोकस है वो आनुवांशिक विकारों यानी जेनेटिक डिजीजेस के निदान और काउंसलिंग पर है। राइट। इसके तहत देश भर में निदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि असल में काम कैसे करता है। मतलब हम सिकल सेल अनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों के डीएनए को ट्रैक कर रहे हैं? मुझे तो ये सुनकर थोड़ा डरावना भी लगता है। डरावना लग सकता है, लेकिन इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। हमारी जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब जब आप बीमार पड़ते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो आपका इलाज करता है। हाँ, नॉर्मल तो यही होता है। लेकिन जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी बाहरी कारण के ट्रांसफर होती हैं, परिवार में चलती हैं। हाँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदल लेती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। बाप रे। तो उम्मीद का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी जेनेटिक चक्र को तोड़ना है। तो एक चक्र टूटता कैसे है? मतलब डीएनए कैसे बदलेंगे? डीएनए नहीं बदलते, ये जेनेटिक काउंसलिंग और डेटा मैपिंग के जरिए होता है। अच्छा। जब हम किसी परिवार के जेनेटिक इतिहास का डेटा देखते हैं तो हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में इस बीमारी के होने की कितनी संभावना है। ओहो, तो ये इलाज करने के बारे में कम है? बिल्कुल, ये इलाज से ज्यादा बीमारी को होने से रोकने के बारे में है। ये पूरी तरह से प्रोएक्टिव मेडिसिन है। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि बच्चा पैदा हो, फिर वो बीमार पड़े और फिर हम उसे भागकर अस्पताल ले जाएं। हम पहले ही परिवार को पूरी जानकारी और विकल्प दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड सोशल रिफॉर्म एक्शन की जो रिपोर्ट है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारत का जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान थोड़ा प्रभावित हुआ है। वो 6.4% के आसपास है। हाँ, वो ग्लोबल इम्पैक्ट तो आता ही है। और इसका एक बड़ा कारण पश्चिम एशिया का संकट बताया गया है। इस रिपोर्ट में बाकायदा अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन का जिक्र है, जो हाल के संघर्षों से जुड़े हैं। हम बस रिपोर्ट के तथ्य बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ डेटा एनालाइज कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं। राइट। तो इस तरह के तनावों का जो सीधा असर होता है ना, वो वैश्विक सप्लाई चेन, तेल की कीमतों और अंततः हर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जब बाहरी दुनिया इतनी अस्थिर हो तो किसी भी देश के लिए अपनी रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं रहता, वो एक मजबूरी बन जाता है। एकदम सही, मजबूरी बन जाता है। और आत्मनिर्भरता का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने इस स्टैक में है वो है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। ओहो, ये तो बहुत ही कमाल की तकनीक है ना? ये भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसे एक भारतीय कंपनी ने इजरायली तकनीक के सहयोग से बनाया है। लेकिन जब मैं इसके डिजाइन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक बात ने बहुत आकर्षित किया। क्या बात थी वो? पहले ना मैं रक्षा उपकरणों को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह सोचता था कि भाई उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण होते हैं एक ही चीज में। हाँ, मल्टी टूल की तरह। लेकिन सूर्यास्त्र के जो इंटरचेंजेबल मॉड्यूलर पॉड्स हैं, उस तंत्र को देखकर मुझे लगता है कि स्विस आर्मी नाइफ वाला उदाहरण सही नहीं है। अच्छा, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं फिर? मुझे ये ना किसी घर के पुराने चार्जर्स बनाम आज के वो यूनिवर्सल USB-C पोर्ट जैसा लगता है। अरे वाह, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, पहले हर मोबाइल डिवाइस के लिए एक अलग चार्जर होता था। बिल्कुल अलग पेन होती थी। हाँ, सेना में भी अगर आपको अलग अलग रेंज की मिसाइलें दागनी है तो आपको अलग अलग तरह के ट्रक चाहिए, अलग लॉन्चर चाहिए और पूरी एक अलग सप्लाई चेन चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ग्रेट। लेकिन सूर्यास्त्र तो एक ही 6x6 टाटा ट्रक पर माउंटेड है। तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आप युद्ध के मैदान में एक ही ट्रक पर जरूरत के हिसाब से बस अलग अलग मिसाइल पॉड्स फिट कर सकते हैं? आपका ये USB-C वाला उदाहरण ना बिल्कुल सटीक है। लिटरली। हाँ, ये पूरी प्रणाली लॉजिस्टिक्स के नजरिए से एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, युद्ध के मैदान में ना सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर सामने वाली सेना नहीं होती। तो क्या होता है? आपकी अपनी सप्लाई चेन होती है। अगर आपको एक नया लॉन्चर मंगवाने में 24 घंटे लग रहे हैं ना, तो आप वो युद्ध हार सकते हैं, क्योंकि तब तक तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होगी वहां। बिल्कुल। सूर्यास्त्र इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर देता है। आपके पास एक ही वाहन है। ओके। अब रडार से जैसी जानकारी यानी जैसा डेटा आता है कि भाई दुश्मन का कमांड सेंटर दूर है या कोई नजदीकी लक्ष्य है, आप उसी ट्रक पर कुछ ही मिनटों में पॉड बदल सकते हैं और सही कैलिबर का रॉकेट दाग सकते हैं। ये तो सेना की प्रतिक्रिया के समय को अविश्वसनीय रूप से तेज कर देगा। बिल्कुल। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी हमारी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा को लॉन्च किया गया है। हाँ, संघमित्रा का निर्माण GRSE द्वारा कोलकाता में किया गया है
और मुझे लगता है इसका जो नामकरण है वो भी बहुत सोच समझकर किया गया है। वो कैसे? सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा जो शांति और संदेश लेकर समुद्र के पार गई थी, ये नाम अपने आप में भारत की समुद्री रणनीति का एक कूटनीतिक संदेश देता है दुनिया को। बहुत ही गहरा संदेश है ये। तो चाहे जमीन पर वो सूर्यास्त्र का यूएसबीसी वाला सिस्टम हो या समुद्र में संघमित्रा, हर जगह नई तकनीक और स्वदेशी इंजीनियरिंग का जोर दिख रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। तो? ये इस बारे में है कि ये सभी प्रणालियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, जैसे मौसम का रडार, मिसाइल का सेंसर, नौसेना के जहाज का नेविगेशन। सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सब कुछ एक एकीकृत डेटा नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये थे आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स। इनका डिटेल्ड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।